नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं सुदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और यह अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हिंदी मीडियम में यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी कराती है। और अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे बहुत ही आसानी से अपने तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। एवं मेरा नाम सुदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक, है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में हर कदम पे मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी की, ये सारे अभी कोर्स शुरू होने वाले हैं। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस जो है कंप्लीट जीएस का रेगुलर बैच है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल, यानी टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। और इसके लिए आप 12 महीने का यानी फाउंडेशन कंप्लीट करने के लिए पूरा यूपीएससी का 1 साल लगता ही लगता है। तो 1 साल का जो इसमें फीस है 49,500 रुपये। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप SWADEEP, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपये। वहीं अगर आप 24 महीने या 2 साल के लिए फाउंडेशन लेते हैं, 72,000 रुपये, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800 रुपये। और ये उनके लिए है जिनको 2023 में एग्जाम देना है, बहुत ही बेहतर है। और जो लोग 36 महीने या 3 साल के लिए प्लस कोर्स लेना चाहेंगे, यानी जो लोग अभी 12th में है या अभी अभी 12th पास आउट है, उनके लिए बहुत ही बेहतर प्लान है। जो इसके अलावा यूपीएससी को फोकस करते हैं, तो जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि इस पे भी आपको इस पे डिस्काउंट मिलेगा इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। और जब इस डिस्काउंट के बाद ये फीस भी आपकी 81,000 रुपये हो जाएगी। ये सारा डिटेल। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि कंप्लीट जीएस का रेगुलर कोर्स होता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी, और पर्सनल फीडबैक भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसका जो 12 महीने का 1 साल का प्लान है 69,500 रुपये। इस कोड के इस्तेमाल पे 10% डिस्काउंट, फीस होगी 62,550। वहीं 24 महीने का या 2 साल का जो प्लान है 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 96,300। और जो 36 महीने का प्लान है यानी 3 ईयर का 1,41,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 1,26,900। तो ये सारा प्लान जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आप ऑप्शनल का भी अब यहाँ पे अलग से सब्सक्रिप्शन, उधर जीएस हो गया, ये ऑप्शनल हो गया। 1 साल के लिए ऑप्शनल लेते हैं, या 6 महीने के लिए, या 2 साल, या 3 साल। मिनिमम 6 महीने के लिए ऑप्शनल लेना ही होगा, क्योंकि इतने समय में ही ऑप्शनल कंप्लीट होगा, उससे कम में नहीं हो सकता। उसका 22,500 रुपये फीस है। कोड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ भी 10% डिस्काउंट 20,250। वहीं अगर 1 साल के लिए ऑप्शनल लेते हैं 27,500, कोड के इस्तेमाल के बाद 24,750। 2 साल के लिए ऑप्शन लेते हैं तो 40,000 रुपये फीस है, और कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000। और 3 साल के लिए अगर आप लोग ऑप्शन लेते हैं तो 50,000 रुपये है, कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000। तो ये बेहतर प्लान है। जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन लें और इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें कि आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप लोगों को पता है अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। अनअकैडमी ये लाइव टेस्ट सीरीज शुरू किया आप लोगों के लिए। लाइव टेस्ट सीरीज है, जो लोग 2021 में प्री एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी है, जो नहीं भी दे रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जरूर इसको ज्वाइन करें, क्योंकि ये आप सबके लिए फ्री में है, अलग से इसका कोई चार्ज नहीं है। और इसमें जो रैंक आप लोग का आएगा वो ऑल ओवर इंडिया आएगा, जिस तरीके से यूपीएससी में आता है। करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ पे जाकर के आपको सेक्शन मिलेगा यूपीएससी सीएससी का। इस सेक्शन में आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट। वहीं पे जाके इनरोल करेंगे। इनरोल करते समय आपको मांगेगा कोड, तो कोड जो मेरा कोड है डाल देंगे आप लोग SWADEEP स्वदीप। तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप टेस्ट फ्री में दे सकेंगे। 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 13 टेस्ट होंगे। तो ध्यान से रखिए, 780 क्वेश्चन के लगभग आप लोग 2021 प्रीलिम से पहले प्रैक्टिस हो जाएगा। अल्टरनेटिव संडे पे होगा, यानी 14 दिन पे ये टेस्ट होगा, संडे टू संडे, लेकिन 14 दिन पे। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और 6 महीने बचे आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में। इसके लिए अनअकैडमी ने एक अभी 28 तारीख से एक बैच शुरू किया है, 28 दिसंबर से। जो लोग 2021 में प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच है, जरूर ज्वाइन करिए। हिंदी में है, इंग्लिश में है, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। उसमें टोटल प्रीलिम्स का सिलेबस कवर होगा, टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस पूरे प्रीलिम्स की होगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलेगा, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा जब आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तब। और
6 महीने के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। उसके अलावा 1 साल का भी फाउंडेशन बैच इंग्लिश हिंदी में शुरू हुआ है और होने वाला है, 2 साल के भी। जरूर आपको जिस ईयर में एग्जाम देना हो इन बैचों को ज्वाइन करें। ज्वाइन करते समय कोड आप लोग नहीं भूलेंगे, कोड डालेंगे स्वदीप, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। आइकॉनिक का प्राइस भी आने वाले समय में अभी हाइक होने वाला है, तो इसको जल्द से जल्द या इसको आप अपग्रेड करिए। सारे फीचर्स हैं इसमें, मैंने आपको बताया था कि अभी इसके पीछे ही कि पर्सनल कोच, पर्सनली तैयारी, मेंस टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान, आंसर राइटिंग डेली और डेली कंटेंट पे आपको पर्सनली ध्यान दे करके तैयारी कराएंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें। और ये आज तक के लिए ऑफर है, ये आज 31 तारीख है, 31 दिसंबर, और आज अंतिम दिन है 2020 के साल का। तो आज के लिए अंतिम ऑफर है। आप लोग जरूर अगर एक कॉम्बो जीएस प्लस और ऑप्शनल का कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हैं तो ले लें। इसका 1 साल का प्राइस है 77,000 रुपए, लेकिन अनअकैडमी ऑलरेडी 2020 के लिए डिस्काउंट लेके आई आप लोगों को ये 70,153 रुपए में। और इस पे भी अलग से आपको इस 70,153 में भी 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। और जो आइकॉनिक और ऑप्शनल लेंगे उनके लिए 1 साल का 97,000, अनअकैडमी दे रही है 88,705 में। इसमें भी आप लोगों को 10% डिस्काउंट में मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान से आप लोग ले लें, आज अंतिम दिन है, जरूर सब्सक्रिप्शन लें और इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, स्वदीप, SWADEEP, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट। और इस टाइम पे हम लोग रोजाना 1 बजे पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी, जो चल रहा है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरूर ध्यान में रखेंगे। हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है कि केंद्रीय प्रशासन आज से शुरू होगा, और आज इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। क्या है राष्ट्रपति, इसमें अभी राष्ट्रपति के भी क्लास 2 दिन चलेगी क्योंकि लंबा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो हम लोग देखते चलेंगे आज राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति, उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया, क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से इसको देखते हुए चलिए क्या क्या चीजें हैं। तो पहला एक खाका है, इसके जरिए आप थोड़ा समझ लीजिए केंद्रीय प्रशासन के बारे में क्या कह रहा है। कार्यपालिका के प्रकार क्या है, 2 तरीके का, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली है और है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली होती है। जो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होती है उसको संसदीय प्रणाली कहते हैं। जो सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है और वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ये होती है संसदीय प्रणाली। और इसी के अंतर्गत होता है एक अर्ध अध्यक्षात्मक, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ये ध्यान में रखेंगे। और प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। और जहां पे अध्यक्षात्मक है, यहाँ पे मेरा इमेज आ रहा होता है, दब रहा होगा, इसका पीडीएफ में आप लोग पढ़ लेंगे। जहां पे अध्यक्षात्मक प्रणाली, वहां राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है और विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली कहाँ पे है, अमेरिका जैसे देशों में, ठीक है, वहां पे राष्ट्रपति होता है, वो वही सरकार का प्रमुख होता है। हमारे यहाँ भारत में संसदीय प्रणाली है और यहाँ पे क्या है, संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक, यानी राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश का प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री होता है वो हमारे सरकार का प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री एवं उसका जो मंत्रिपरिषद है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होता है। इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या चीजें हैं आज इसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान, बहुत सारी चीजें पता भी होगी। राष्ट्रपति हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बात कही गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। और भारत के संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, ठीक है। देश का प्रमुख है नाम मात्र की। जो हमारा सरकार है उसका प्रमुख कौन है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और वह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख, भारत का प्रथम नागरिक, जरूर ध्यान में रखेंगे। सब सारी चीजें बेसिक है, आप लोगों को पता भी होगी। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता। पहला, जो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता एवं अर्हता रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और वो सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसकी योग्यताएं होनी चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन
कोई भी लाभ का पद न धारण किया, वो भारत सरकार या राज्य सरकार के कोई भी लाभ का पद, मतलब वो किसी भी जॉब पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, या किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए सरकारी। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य को मंत्री के किसी भी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों, और इस प्रकार वह राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे क्या 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 चीजें हैं और क्या क्या योग्यता है हमारे भारत के राष्ट्रपति की, क्या बनने की होनी चाहिए। उसे निर्वाचन मंडल में कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 अन्य मतदाताओं द्वारा समर्थित भी होना चाहिए। प्रस्ताव भी 5 मतदाता रखें जो भी निर्वाचन मंडल है उसके, और 50 अन्य के द्वारा समर्थित होना चाहिए। और संसद में लाभ का पद अधिनियम 2006 में जारी किया गया था, ध्यान में रखेंगे, जिसमें 56 पद को लाभ के पद का अपवाद माना गया, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि, इस तरीके से। और देशीकृत नागरिक जैसे सोनिया गांधी भी राष्ट्रपति बन सकती हैं, इस तरीके का भी प्रावधान है। लाभ का पद अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले पदों पर कार्यरत जो भी व्यक्ति है, जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, उसके पद पर जो भी कार्यरत व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार का वेतन या आर्थिक लाभ ले रहा हो, उसी को लाभ का पद कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें हैं। अब राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान कैसे लेता है, राष्ट्रपति के शपथ की क्या प्रतिक्रिया है, ये देखिए। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व, कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। जब राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो गया तो उसके बाद अपने पद को ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है, और अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है क्या, कि मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। मैं अपना नाम ले करके, जैसे अभी रामनाथ कोविंद है, उन्होंने जब शपथ लिया हुआ था ऐसे ही, और संविधान और विधि द्वारा परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। और उसके अलावा क्या क्या कह रहा है, ये तो शपथ है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। कौन दिलाता है राष्ट्रपति को पद की शपथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उनकी उपस्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी उच्चतम न्यायाधीश है वो दिला सकता है। और अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है, इसी प्रकार की शपथ लेनी होती है। और यही है, और कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को शपथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम या सीनियर न्यायाधीश है वही दिला सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। क्या? कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये यहाँ पे राष्ट्रपति है, ठीक है ना। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन में त्याग पत्र देना होगा। जो भी राष्ट्रपति बनेगा और किसी भी सदन का वो या विधायिका का सदस्य नहीं होगा, अगर वो पहले से है और इसके लिए निर्वाचित होता है तो उसको वहां से त्याग पत्र देना पड़ेगा। वह कोई अन्य लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा, जैसे अभी मैंने पहले बताया। उससे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास यानी राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा, उसे उसका किराया नहीं देना होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जो संसद ने राष्ट्रपति के लिए अधिकार बनाए हैं वो सब कुछ। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, जब तक वो रहेंगे उस पद पे कुछ कम नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो संसद ने बनाया है। अब पदावधि क्या है ये देखिए, क्या होती है पदावधि। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं, किंतु वह पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्य। राष्ट्रपति जो होते हैं वो जब से अपना पद ग्रहण करेंगे उससे लेके 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, यही होती है पदावधि। लेकिन ऐसा नहीं है, दोबारा भी वो राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। 5 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रपति की पदावधि 2 रूपों में समाप्त हो सकती है। वैसे 5 वर्ष के भीतर 2 अगर कारण है, 2 वजह से इनकी पदावधि समाप्त भी हो सकती है। पहला क्या? उपराष्ट्रपति को स्वयं हस्ताक्षरित त्यागपत्र द्वारा मृत्यु हो जाने पर।
अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो। और दूसरा, संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में महाभियोग द्वारा, अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उन पे महाभियोग लगाया जाएगा। तो इन दो कारणों से ही या उनकी मृत्यु हो जाए या महाभियोग, अगर उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है तो इन्हीं दो कारणों से वो 5 वर्ष के पहले हट सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रहता है। और मान लीजिए राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया और अभी तक कोई उत्तराधिकारी उनका या जो दूसरा राष्ट्रपति है तो अगर उन्होंने कार्य अभी ग्रहण नहीं किया है तो ये अभी कुछ दिन तक, जब तक वो ग्रहण नहीं करेंगे, बने रहेंगे। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। वह राष्ट्रपति वह कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन वह कितनी ही बार भारत में निर्वाचित हो सकता है इसके बारे में कोई व्याख्यान नहीं है। ठीक है, और अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। महाभियोग जो है, महाभियोग जिसके द्वारा हटाया जाएगा, अभी हमने पढ़ा। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है ये देखिए, अनुच्छेद 56 महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 56 में। महाभियोग की प्रक्रिया नहीं, अनुच्छेद 56 में। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। किसमें है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक आधार पर लगता है, अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो। ठीक है, क्या है महाभियोग की प्रक्रिया, कैसे होती है ये देखिए। एक सिंपल एक चार्ट है, उसके माध्यम से समझ लीजिए, भी आगे भी लिखा होगा कि महाभियोग का की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी भी सदनों में जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा में जाएगा या पहले राज्यसभा में, किसी में भी जाएगा, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहला क्या, कि सदन के कुल 1/4, सदन के जितने भी सदस्य हैं उनके 1/4 का हस्ताक्षर होना चाहिए, जिस सदन ने आरोप लगाया है राष्ट्रपति पे संविधान के उल्लंघन का। अगर लोकसभा या राज्यसभा किसी ने भी लगाया है, या जो भी सदन ने लगाया है आरोप, इन दोनों संसद में जाएगा प्रस्तावित, इसमें लोकसभा राज्यसभा में से किसी में। 2 शर्तें क्या है, कि सदन के कुल 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए जिस सदन ने आरोप लगाया है महाभियोग के लिए, और राष्ट्रपति को इसकी 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। ये 2 शर्तें अनिवार्य है। ठीक है, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो अध्यक्ष है लोकसभा का या जो राज्यसभा का सभापति है, क्योंकि दोनों सदन में जा सकता है, तो ये इस प्रस्ताव को सदन में रखवाता है, जिसमें भी गया, या लोकसभा में गया या राज्यसभा में गया, किसी में भी जा सकता है। उसका चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा का सभापति हो, वो उसमें उस सदन में इस प्रस्ताव को रखवाता है। फिर प्रस्ताव जिस भी सदन में रखा गया उसके बाद वहां पे मतदान होता है। ठीक है, और मतदान विशेष बहुमत के द्वारा होता है, यानी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, इसी को विशेष बहुमत कहा जाता है। अगर पहले लोकसभा में गया या राज्यसभा में, वहां पे विशेष बहुमत से मतदान के द्वारा ये महाभियोग का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, मतलब 2/3 लोग इससे समर्थित होने चाहिए इस प्रस्ताव से। और उसके अलावा क्या होगा, जब एक सभा से पास हो गया उन दोनों में से किसी में, तब फिर वो दूसरे सदन में जाता है। यानी अगर लोकसभा में पहले गया, लोकसभा से पास हुआ, तो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में पहले गया तो वहां से पास होने के बाद फिर लोकसभा में आएगा। तो दोनों सदनों में जिसमें भी गया उससे पास होने के बाद फिर दूसरे सदन में जाएगा, और यहाँ भी मतदान होगा। और यहाँ भी जब मतदान हो गया, और मतदान की इसी तरीके से होगा, उसके बाद अगर यहाँ भी पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति स्वतः, अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो गया तो राष्ट्रपति फिर अपने पद से पदमुक्त हो सकता है। तो ये है महाभियोग की प्रक्रिया, आप इस चार्ट के माध्यम से इसको समझ लेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पढ़िए क्या कह रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है इससे बारे में, कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। मतलब जो संसद के दोनों सदनों के जो भी नामांकित सदस्य हैं, अगर उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था लेकिन महाभियोग में वो भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कि जो भी निर्वाचित सदस्य हैं राज्य विधानसभाओं के, वो भाग नहीं लेंगे, और दिल्ली और पांडिचेरी के
पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, इस राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग में भाग नहीं लेंगे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग जरूर लिए थे, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। और निर्वाचन में मात्र निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जबकि महाभियोग में मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, एमपी एमएलए जो होते हैं, वही भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में जो मनोनीत सदस्य भी होते हैं वो भी भाग लेते हैं। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि दूसरे सदन, लोकसभा या राज्यसभा, जो भी जिसे पहले उसमें जिसे भी महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाए, राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। यानी मान लीजिए कि राष्ट्रपति का जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, अगर लोकसभा से प्रस्ताव विशेष बहुमत के द्वारा पारित हो गया, मान लीजिए पहले महाभियोग लोकसभा में गया और इसके लिए जो 2 शर्तें थी वो होना चाहिए। उसके अलावा जब यहाँ विशेष बहुमत से पास होने के बाद जब राज्यसभा में मान लीजिए आता है, तो यहाँ पे जब महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश होगा तो यहाँ पे राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं, अब उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। और महाभियोग में लोकसभा अध्यक्ष वोट नहीं करेगा। जो भी महाभियोग होता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इसमें वोट नहीं करते। राज्यसभा का सभापति वोट कर सकता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष वोट नहीं करेगा। ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और महाभियोग दीवानी केस, मृत्यु करने पर भी लगाया जा सकता है। महाभियोग जो है, अगर कोई दीवानी का केस है या कोई मृत्यु का मामला भी राष्ट्रपति पे चल रहा है तो इन सब चीजों पर भी लगाया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है महाभियोग से संबंधित, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब पद की रिक्तता और इसके अलावा राष्ट्रपति का पद किस तरीके से रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। एक तो महाभियोग वाला हमने देखा, दूसरा पहला तो है 5 वर्ष का अगर कार्यकाल समाप्त हो गया उसके बाद ऑटोमेटिक रिक्त हो जाएगा, या वो त्यागपत्र दे दे बीच में तो रिक्त हो सकता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाने पर रिक्त हो सकता है। इनकी मृत्यु हो गई कार्यकाल के दौरान तो वो रिक्त हो जाएगा। अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक न हो और निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो ये पद रिक्त हो सकता है। तो ये 5 प्रकार है जिनके द्वारा राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन अब कैसे होगा, तो हटाने की प्रक्रिया हमने देखी। अब निर्वाचन दे देखिए कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो चुन के जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, निर्वाचित सदस्य, वो मनोनीत नहीं, निर्वाचित, ध्यान में रखेंगे। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन विधान परिषद के मनोनीत सदस्य इसमें नहीं होते। और दिल्ली, पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें होते हैं और ये 70वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मत का मूल्य निकाला जाता है। इनका मतदान नहीं, इन मतदान तो होता है लेकिन उनका मत काउंट नहीं, उनके मत का मूल्य निकाला जाता है। उसके लिए एक फार्मूला भी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से है कि जो भी निर्वाचित एमएलए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित लोग, यानी जो निर्वाचित एमएलए हैं, वो एमएलए क्या करेंगे, निर्वाचित एमएलए के मत का मूल्य निकाला जाएगा। किस आधार पे? राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचक एमएलए की कुल संख्या, यानी जिस राज्य के, उस राज्य की टोटल जनसंख्या कितनी, पॉपुलेशन, और निर्वाचक एमएलए की कुल संख्या कितनी है, ये डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड बाई 1000, इस आधार पर निकाली जाएगी। ये फार्मूला है। और उसके अलावा जो निर्वाचित एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके जो एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जो निर्वाचित ये होते हैं, एमपी होते हैं, उनके मत का मूल्य होता है। इसमें क्या होता है कि सभी राज्यों, मतलब 28 + 2 के सभी निर्वाचित एमएलए के मत का कुल मूल्य और निर्वाचित सांसदों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कुल संख्या, ये जो है इनके मत का मूल्य, इस तरीके से फार्मूला है, इसके द्वारा निकाला जाता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें कि एमपी व एमएलए में एमपी का मत मूल्य अधिक होगा क्योंकि जनसंख्या के कारण सांसद होते हैं ये। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को एक निर्वाचक कोटा भी प्राप्त करना आवश्यक होता है। और निर्वाचक कोटा क्या होता है? निर्वाचक कोटा इक्वल टू वैध मतों का कुल मूल्य बटे 2 + 1, अर्थात 50% + 1। ये एक फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये फार्मूला कभी पूछता नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। सॉरी।
आगे क्या कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष आनुपातिक अथवा एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष आनुपातिक तथा एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति, यही पद्धति है, इसके द्वारा होता है, पीआरवी विथ एसटीवी सिस्टम। और इसमें इसके बारे में कुछ पॉइंट है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष मतलब है जो ये अप्रत्यक्ष आनुपातिक तथा एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि जनता द्वारा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए, निर्वाचित किए गए जो एमपी और एमएलए यानी जो सांसद और विधायक होते हैं, जनता द्वारा चुने गए, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आनुपातिक का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक का मत तो एक होगा पर मत का मूल्य जनसंख्या अनुपात में अलग अलग होता है प्रत्येक राज्य के अनुसार। ठीक है, क्योंकि हर राज्य के एमपी एमएलए आते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हर एमपी और एमएलए का मत का मूल्य तो एक काउंट होगा। एक एमएलए है एक, 10 एमएलए है तो 10 एमपी है तो 10, इस तरीके से वोट की काउंटिंग तो होगी। लेकिन उनके ये जो वोट की काउंटिंग है ना, नंबर ऑफ वोट, इनका मत मूल्य क्या होगा, जिस राज्य के ये लोग हैं उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है, जो मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था। और संक्रमणी या हस्तांतरणी क्या होता है, यानी ए बी सी डी, अगर 4 लोगों में से अगर बी को वोट डाला गया तो ए को हस्तांतरित हो जाएगा, वो इस तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होता है, जो एमपी एमएलए होते हैं उनको, लेकिन उम्मीदवारों में वह वरीयता का निर्धारण कर सकता है। और मतदान के पश्चात प्रथम चक्र की मतगणना होती है और मत मूल्य निकालते हैं, तो अगर किसी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा की प्राप्ति हो जाती है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, जो मैंने निर्वाचित कोटा का फार्मूला बताया था। लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा अगर न प्राप्त हो तो जिस उम्मीदवार को प्राप्त मतों का मूल्य न्यूनतम है उसे निर्वाचन की प्रक्रिया से फिर बाहर कर दिया जाएगा। जिसका मत का मूल्य कम है और जिसका ज्यादा है वो फिर राष्ट्रपति बनेंगे, और उसे प्राप्त मत अन्य उम्मीदवारों में द्वितीय वरीयता के आधार पर हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। और क्या कह रहा है इसमें, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा न प्राप्त हो जाए। इसमें नोट क्या है कि राष्ट्रपति निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है, जिसमें आज भी बैलेट पेपर का ही उपयोग करते हैं, ईवीएम का उपयोग नहीं होता है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यों होता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये अप्रत्यक्ष क्यों होता है, इसके कुछ पॉइंट है, देखिए। संसदीय लोकतंत्र होने के कारण, हमारा जो लोकतंत्र है वो संसदीय होने के कारण राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे अध्यक्षात्मक नहीं है, संसदीय लोकतंत्र है। जैसे अमेरिका में व्यवहार में प्रत्यक्ष निर्वाचन है तो शक्तियां भी सर्वोच्च हो गई, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्ष ही है। अगर राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो तो राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के रूप में 2 समानांतर श्रेणी की सत्ताएं उभर कर सामने आएंगी, जिससे गतिरोध भी उत्पन्न हो जाएगा। ये अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों में वरीयता का क्रम का अनिवार्य नहीं है, इसमें गतिरोध भी उत्पन्न हो सकता है। यदि निर्वाचन और मतगणना के पश्चात 2 अलग उम्मीदवारों को प्राप्त मतों का मूल्य बराबर हो तो निर्वाचन को कोटा भी प्राप्त नहीं होगा, 2 उम्मीदवारों को अगर मत मूल्य एक बराबर मिल गया है तो। और क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता तो लगभग 20 करोड़, यानी वर्तमान में तकरीबन इतना, इससे भी ज्यादा है, और मतदाताओं द्वारा निर्वाचन में भाग लेना बहुत ही कष्टदायक होता। इसीलिए ये इस तरीके से होता है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है तो वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल के हाथ में है, अतः इस शासन व्यवस्था में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति की स्थिति बेमेल हो जाती है। के संथानम के शब्दों में, राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाना है तो फिर उसे प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम होगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ फिर इस तरीके के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। और पंडित नेहरू ने इसके बारे में क्या कहा, पंडित नेहरू के शब्दों में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय संसद के साथ राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय चुनाव का
रूप प्राप्त हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय चुनाव का रूप प्राप्त हो सके। ये अपने कॉन्सेप्ट के लिए किसने क्या कहा। कुछ लोगों ने और कहा, जैसे प्रोफेसर पायली है, इनके अनुसार संसद सदस्यों के साथ राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में सम्मिलित करने का उद्देश्य राजनीतिक संतुलन बनाए रखना है और राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में यदि केवल संसद के दोनों सदन ही भाग लें तो बहुसंख्यक दल अपने प्रत्याशी को सरलता से निर्वाचन कर सकता है, किंतु राज्य विधानसभाओं के इस निर्वाचन में भाग लेने से स्थिति बदल जाती है और संभव है कि संसद में जो बहुसंख्यक दल है उसे अधिकांश राज्यों में बहुमत प्राप्त न हुआ। ये सब कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जो पहले था मैंने बता दिया। और ऐसी परिस्थिति में संसद में बहुमत रखने वाला दल राज्य की विधानसभाओं के समर्थन के बिना अकेला ही राष्ट्रपति के पद पर अपना प्रत्याशी निर्वाचित नहीं कर सकता। ये जो निर्वाचन प्रणाली है इसकी आलोचना भी होती है। किस तरीके से आलोचना होती है? यह जटिल दुर्बोध पद्धति है। यदि किसी चुनाव में राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशियों की संख्या 2 से अधिक है और मतदाता मतपत्रों पर केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं तो किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो अनुपातिक पद्धति व्यर्थ हो जाएगी। वस्तुतः जहां एक ही व्यक्ति को चुना जाता है वहां अनुपातिक पद्धति अपनाया जाना महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संख्याणीय मत का प्रयोग असंगत है। वे लिखते हैं, इस पद्धति में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में बाह्य लक्षणों की समानता अवश्य प्रतीत होती है क्योंकि दोनों में मतों का हस्तांतरण होता है, किंतु इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना खच्चर और घोड़े में। ये कॉन्सेप्ट है, बस इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे। फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि लिखित रूप में यह निर्वाचन प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है किंतु व्यवहार में सरल है। लिखित में तो जटिल है ही, अभी आपने देखा लिखित में कितना जटिल है, क्या कह रहा है। और इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह निर्वाचन प्रक्रिया संघीय सिद्धांत के अधिक अनुरूप है और राष्ट्रपति के चुनाव के समय जनता में कोई हलचल नहीं होती और चुनाव अत्यधिक शांति के साथ हो जाता है, पायली के शब्दों में। और ये क्या है, ये भी आप इसको देख लीजिए कि चुनाव अखिल भारतीय महत्व का है किंतु इसमें भाग लेने वालों की संख्या 4848 1997 से ही है, इसलिए यह एक सामान्य सी घटना रह जाती है। तो एक बेसिक हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है और ये जो निर्वाचन प्रणाली है यह प्रत्यक्ष क्यों होता है, इसकी आलोचना क्यों की गई है। ठीक है, अब कल हम लोग बाकी और राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति के कार्य क्या है, इन बाकी चीजों को हम लोग कल पढ़ेंगे। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक, इसे फॉलो कर लें। ये है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे फॉलो कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा आप लोग करें, तभी और लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी। रोजाना 1 बजे हम इस क्लास को पढ़ते हैं। कल फिर हम लोग और भी राष्ट्रपति के बारे में आगे से जानेंगे। कल फिर 1 बजे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।